हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा एवं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे विनिर्माण उद्योग के बारे में और विनिर्माण उद्योग के जो फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर हमने विनिर्माण उद्योग की डेफिनेशन और इसका जो क्लासिफिकेशन था वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इस टॉपिक्स को आगे स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि आप जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं वो बच्चे कम से कम लाइक करें और फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स है, कमेंट्स बॉक्स में जाएं, अपनी राय जरूर दें। राय क्या कि आपको जो चीज समझाई जा रही है वो समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कहाँ पे हमारे जो काम है उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, वो सुधार करने की जहां जहां पे भी आवश्यकता है उसके लिए आपके जो सुझाव हैं वो मैं आमंत्रित करता हूं। ठीक है, तो उन सुझावों को आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर लीडर बेझिझक होकर वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर वो सुझाव आप अपने सुझाव हैं वो रखें, उनके ऊपर विचार करेंगे, जहां संभव हुआ, जहां सुधार की आवश्यकता हुई वहां पे सुधार करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम टॉपिक करेंगे विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत हम दो चीजें करेंगे। एक तो है महत्व, विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा अवस्थिति के कारक। यानी कि कोई भी विनिर्माण उद्योग है वो कहां पे स्थापित किया जाए उसके कारकों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि विनिर्माण उद्योग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। किसी देश के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित कर दी जाती है लेकिन कुछ ना कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए उसका स्थापना की जाती है। ठीक है, कुछ ना कुछ उससे लाभ होता होगा तभी उसकी स्थापना की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित कर दी और उससे वहां के स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने लगे, ठीक है, या किसी न किसी प्रकार से साइड इफेक्ट होने लगे। तो ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ उसका महत्व है और उसी महत्व को देखते हुए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, विनिर्माण उद्योग वो स्थापित किया जाता है। तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या महत्व है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्या होता है, रोजगार के अवसर। सेकंड जो है वो है कृषि का आधुनिकीकरण। थर्ड जो है जीडीपी में योगदान। फोर्थ जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी का आगमन। और जो लास्ट है वो है अर्थव्यवस्था को मजबूती। देखिए, किसी भी देश के अंदर कोई भी विनिर्माण उद्योग स्थापित किया जाता है तो उससे ये जो लाभ है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लाभ क्या है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। कोई भी उद्योग, मान लेते हैं चरखी दादरी के अंदर या हमारे गांव के अंदर कहीं पे भी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग स्थापित हो, चाहे बिस्किट उद्योग है, कोई सीमेंट उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, साइकिल उद्योग हो, किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उस उद्योग के अंदर जो काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की आवश्यकता होती है। वो श्रमिक कहाँ से मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि चरखी दादरी में इंडस्ट्रीज लगी और श्रमिक लेके आएंगे कहाँ से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से। नहीं, पहले क्या प्राथमिकता थी, लोकल जो श्रमिक हैं
उनको काम पे रखा जाएगा। उससे क्या होगा, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा, ठीक है। और उसका प्रभाव क्या होगा कि बेरोजगारी है उसमें कमी आएगी, और जो रोजगार मिल रहा है उन लोगों को, उनके अंदर गरीबी का उन्मूलन होगा, उस पर गरीबी जो है उसमें कमी आएगी एक प्रकार की, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है, वो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे स्थानीय लोगों को। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, कृषि का आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का क्या है अर्थ होता है, आधुनिकीकरण का अर्थ होता है उसमें जो है वो समय के साथ परिवर्तन होना। परिवर्तन कैसे होगा कि मान लेते कोई कृषि के जो उपकरण बन रहे हैं वो उद्योग स्थापित हो रहा है, ठीक है, या कोई केमिकल इंडस्ट्री स्थापित हो रही है, उसके अंदर क्या होगा, उस उद्योग में बनने वाले जो कृषि उपकरण है, किसी भी प्रकार का उपकरण है, वो चाहे कंबाइन है, हार्वेस्टर है, या अन्य जो उपकरण है वो बन रहे हैं, तो वो कृषि के अंदर वो जो उपकरण तैयार हो रहे हैं वो कृषि के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो कृषि में परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त जो केमिकल हैं, जो रसायन है, या जो अजवायु बीज हैं, जो नए नए जो अनुसंधान करके जो बीज तैयार हो रहे हैं, या जो फर्टिलाइजर हैं, जो खाद वगैरह है, जो उर्वरक वगैरह है, वो विनिर्माण उद्योग के अंदर बनकर तैयार होकर आएंगे, और वो कहाँ आएंगे, कृषि के अंदर प्रयोग करेंगे। और कृषि में क्या होगा, फिर उसका मॉडर्नाइजेशन होगा, उसमें जो परिवर्तन देखने को मिलेगा एक प्रकार से, और परिवर्तन से क्या होगा, कृषि के अंदर उत्पादन है वो बढ़ेगा, किसान की आय देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सेकंड क्या है, कृषि का आधुनिकीकरण होगा एक प्रकार से। थर्ड जो है जीडीपी में योगदान। देखो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या होगा, सरकार को पैसा मिल रहा है, ठीक है, देश को पैसा मिल रहा है, तो उससे क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है, देश का सकल घरेलू उत्पाद है, उसके अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। देश के अंदर वर्तमान में भी देश के अंदर 17% जो योगदान है जीडीपी के अंदर वो विनिर्माण उद्योगों का देखने को मिलता है आज भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि क्या होगी, किसी देश के अंदर मान लेते ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ऐसे तो है नहीं कि उद्योग स्थापित करे उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कार्य नहीं होगा, विनिर्माण का कार्य नहीं होगा, उसमें विनिर्माण का कार्य होगा। और जो विनिर्मित जो वस्तुएं हैं वो ऐसे है नहीं कि किसी देश के अंदर उसकी खपत हो जाए, वो दूसरे देशों के अंदर भी भेजी जाएंगी, निर्यात किया जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, विभिन्न देशों के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो बढ़ेगा, देश के आयात और निर्यात है वो देखने को मिलेगा, और उसका परिणाम मिलेगा देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा तो नेक्स्ट क्या है, विदेशी पूंजी का आगमन, कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित हो गई, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापित हो गई। मान लेते हैं मोबाइल फोन की इंडस्ट्रीज है वो चाइना में बहुत ज्यादा है, और चाइना कहाँ पे कर रहा है इम्पोर्ट, भारत के अंदर, भारत में एक्सपोर्ट कर रहा है एक प्रकार से, भारत में आकर वो इम्पोर्ट हो रही हैं, और इम्पोर्ट हो रही हैं, आयात हो रही हैं, तो भारत से भारतीय जो पैसा है, भारतीय जो रुपया है वो कहाँ जा रहा है, वो चाइना के अंदर जा रहा है। और चाइना के अंदर क्या हो रहा है, विदेशी जो पूंजी है, दूसरे देश की जो पूंजी है वो पहुंच रही है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उससे क्या है कि उस देश की जो विदेशी पूंजी का जो भंडार है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, और विदेशी पूंजी का भंडार जो ही बढ़ेगा तो उस देश के अंदर महंगाई है वो कम होगी, जीडीपी है वो बढ़ेगी, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो जो बढ़ता है तो उससे विदेशी जो पूंजी है उसका आगमन होगा, और देश के अंदर विदेशी मुद्रा जो भंडार है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। एक है अर्थव्यवस्था को मजबूती। अर्थव्यवस्था को मजबूती कैसे हो रही है, देखो रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तो लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन की जो जीने की जो स्टाइल है वो चेंज होगी, ठीक है। लोग खर्च करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ेगा क्या है, अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे कुछ ना कुछ, जीडीपी के अंदर वैसे ही योगदान मिल रहा है, उससे भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ रहा है, विदेशी पूंजी आ रही है, विदेशी पूंजी आ रही है तो क्या है, उस देश की इकोनॉमी है उसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो रही है, ठीक है। तो ये जो है वो विनिर्माण के महत्व है कि क्या क्या उससे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस है, ये 6 इंपॉर्टेंस है मुख्य रूप से, इनका क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि विनिर्माण उद्योगों का किसी देश के लिए क्या महत्व होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है अवस्थिति के कारक, कि किसी उद्योग को कहां पे स्थापित किया जाए, कौन कौन से कारक है वो जरूरी है उसके लिए। तो किसी भी उद्योग की अवस्थिति के लिए 2 तरह के कारक होते हैं। 2 तरह के कारक कौन से होते हैं, एक तो था भौतिक कारक, भौतिक कारक, और एक होता है मानवीय कारक।
मानवीय कारक। एक तो भौतिक कारक, एक मानवीय। ठीक है, ये दो प्रकार के जो कारक है वो किसी भी इंडस्ट्रीज के, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक कारकों की कि भौतिक कारक कौन कौन से हैं जो किसी उद्योग की अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारकों में सबसे पहला कारक है वो है कच्चा माल। कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है। सेकंड जो होता है वो होता है शक्ति के साधन। थर्ड जो होता है वो है जल की उपलब्धता। फोर्थ जो कारक होता है वो होता है अनुकूल जलवायु। और फिफ्थ जो कारक होता है वो होता है सस्ती भूमि। ये तो होते हैं भौतिक कारक, इनको विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ होते हैं मानवीय कारक। मानवीय कारकों में जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, इसके अतिरिक्त बाजार, सरकारी नीतियां, और पूंजी, ये होते हैं मानवीय कारक। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिला के 10-11 कारक हो गए। सबसे पहले जो हम बात करेंगे भौतिक कारकों की कि कौन कौन से जो फिजिकल फैक्टर जो हैं वो किसी उद्योग की अवस्थिति के लिए, उसकी स्थापना के लिए जरूरी है कि यहाँ पे उद्योग, चरखी दादरी में उद्योग स्थापित करना है, भिवानी के अंदर उद्योग स्थापित करना है, तो वो चीजें वहां पे मिलनी चाहिए नजदीक। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल भिवानी में, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो हार्टलैंड एरिया, उसका पृष्ठीय प्रदेश है, उस प्रदेश के अंदर ये चीजें वो मिलनी चाहिए। वो कौन कौन सी? सबसे पहले जो है वो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कच्चा माल। कि किसी भी उद्योग को, मान लेते हैं एक जो उद्योग है वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग की स्थापना कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होगा? कपास। कपास होगा कच्चा माल। तो जिस क्षेत्र के अंदर कपास का उत्पादन होता होगा तो विनिर्माण उद्योग या कोई उद्योग कहां पे स्थापित किया जाएगा? जहां पे कपास का उद्योग। वस्त्र उद्योग कहां पे स्थापित किया जाएगा? जहां पे कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, जहां पे उत्पादन होता हो गेहूं का, मूंगफली का, तो वहां पे वस्त्र उद्योग स्थापित कर दिया जाएगा? नहीं। हो सकता है कुछ क्षेत्र, कुछ दूरी पर यह उद्योग स्थापित कर दिया जाए वस्त्र उद्योग, लेकिन कोशिश सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी वो ऐसे क्षेत्र में होगी जहां पे उसके लिए कच्चा माल उपलब्ध हो, यानी कि वस्त्र उद्योग वहां पे स्थापित किया जाएगा जहां पे उसको आसानी से कच्चा माल उपलब्ध होता हो। जैसे वस्त्र उद्योग है वो कपास उद्योग के साथ। वस्त्र उद्योग कहां पे? भारत में महाराष्ट्र के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे कपास का उत्पादन होता है। गुजरात के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे कपास का उत्पादन होता है। ठीक है, तो किसी भी उद्योग के लिए भौतिक कारकों में सबसे पहला कारक कौन सा है? कच्चा माल जहां पे उपलब्ध होगा वहां पे उद्योग स्थापित किए जाएंगे। दूसरा जो है वो शक्ति के साधन या ऊर्जा के साधन भी कह सकते हैं। कोई भी उद्योग है, चाहे वो वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है, और कोई लोहा इस्पात उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, कोई भी उद्योग है, उसके अंदर मशीनों को चलाने के लिए क्या चाहिए होगा? शक्ति की आवश्यकता होगी। और शक्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया,
और विद्युत हो गया। ये मुख्य रूप से तीन जो होते हैं वो इनका उपयोग होता है किसी भी इंडस्ट्रीज के अंदर। देखो, जिस उद्योग के आसपास का क्षेत्र है, जब जिस उद्योग के आसपास के क्षेत्र के अंदर या जिस स्थान के ऊपर ये तीनों चीजें मिलेंगी, नजदीक मिल सकती हैं, स्थान पे जरूर नहीं, उसी स्थान पे उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर ये जो चीजें मिलेंगी वहां पे वो उद्योग स्थापित किया जाएगा। यानी कि जहां पे शक्ति के साधन, उद्योग को चलाने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, उसके अंदर एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के जो साधन मिलेंगे, चाहे वो कोयला हो, पेट्रोलियम हो, विद्युत उत्पादन हो, ठीक है, वो चीजें मिलेंगी, वहीं पे उद्योग की स्थापना की जाएगी। जैसे छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है हिंदुस्तान के अंदर, छोटा नागपुर का पठारी जो क्षेत्र है वहां पे अधिकतर उद्योग क्यों स्थापित हो रहे हैं, वहां पे कोयला है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मुंबई के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ठीक है। विद्युत उत्पादन जहां पे होता है, भाखड़ा बांध वाला क्षेत्र है जहां पे, वहां पे विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। तो कोई भी सोर्स हो सकता है शक्ति का, जो जहां पे मिले वहीं पे उद्योग है वो स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। थर्ड जो है वो जल की उपलब्धता। देखो, उद्योगों के अंदर काम करने वाले लेबर के लिए, उद्योगों के अंदर जो उपकरण है उसकी सफाई के लिए, या विभिन्न उद्योगों के अंदर जो मिश्रण करना होता है उसके लिए क्या चाहिए, जल चाहिए। और जल जहां पे आसानी से उपलब्ध होगा उसी क्षेत्र के अंदर उद्योग स्थापित किए गए। जैसे एक कारखाना है टिस्को, भारत का सबसे पहला लौह इस्पात कारखाना है टिस्को। टिस्को की स्थापना है वो एक नदी है सुवर्णरेखा, सुवर्णरेखा नदी के पास की गई है, ठीक है। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के अंदर झारखंड में स्वर्णरेखा नदी के पास टिस्को की स्थापना की गई। उसकी स्थापना करते समय ये ध्यान में रखा गया कि उसके लिए जल उपलब्ध हो रहा है, कहां से, वो स्वर्णरेखा नदी से जल आसानी से उपलब्ध हो रहा है, इसलिए उसकी स्थापना वहां पे की गई है, ठीक है। तो किसी भी उद्योग की स्थापना करते समय ये देखा जाता है कि वहां पे जल की उपलब्धता है या नहीं है। जहां पे जल उपलब्ध होगा वहीं पे उद्योग की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट जो है वो अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु भी चाहिए होती है कुछ एक उद्योगों के लिए। जैसे हमने बात की थी वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग कैसी जलवायु में, आर्द्र जलवायु होती है और उष्ण जलवायु, इस प्रकार की जलवायु जहां पे मिलेगी वहां पे वस्त्र उद्योगों की स्थापना की जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्त्र उद्योगों के अंदर जो धागा बनाया जाता है वो धागा जो है वो आर्द्र जो जलवायु होती है, ह्यूमिड जलवायु जो होती है, जो नमी युक्त जलवायु होती है, उसके अंदर धागा वो बार बार नहीं टूटता, उसको लंबा बनाने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसलिए उस क्षेत्र के अंदर ये जो है वस्त्र उद्योग स्थापित किया जाता है। जैसे मुंबई के अंदर, अहमदाबाद के अंदर वस्त्र उद्योग क्यों स्थापित किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो तटवर्ती जो क्षेत्र है, ये तट लगता हुआ जो क्षेत्र है, यहाँ की जलवायु कैसी है, वो आर्द्र जलवायु है, नमी युक्त जलवायु है, ठीक है। तो वहां पे धागा बनाते समय धागा लंबा बनता, बार बार नहीं टूटता, इसलिए आसानी रहती है, ठीक है। तो वस्त्र उद्योग के एग्जाम्पल दे सकते हो आप अनुकूल जलवायु के अंदर। लास्ट जो है वो फिजिकल फैक्टर के अंदर वो सस्ती भूमि है। कोई भी उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित करता है तो वो ये देखता है कि मेरी कम से कम लागत आए और उद्योग है वो आसानी से चल पड़े, ठीक है। और कम से कम लागत क्या आएगी, सबसे पहले उद्योग को स्थापित करने से पहले उसके लिए लैंड चाहिए होगी, भूमि चाहिए होगी, ठीक है। और जहां पे भूमि सस्ती मिलेगी उद्योगपति कहां पे जाएगा, वहां पे जाएगा। और फैक्टर देखेगा, लेकिन वो ये भी देखेगा कि जमीन सस्ती मिल रही है या नहीं मिल रही है। और फैक्टर है, जमीन है बहुत महंगी है, तो वो ये भी देखेगा कि यहाँ पे जमीन तो महंगी है और फैक्टर वो है वो उपलब्ध हो रहे हैं, तो वो विचार करेगा एक बार, ठीक है। जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर का जो हरियाणा के अंदर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले सस्ती जमीन हुआ करती थी, ठीक है। और सस्ती जमीन के कारण क्या है, वहां पे हीरो होंडा है, मारुति सुजुकी है, या अन्य जो कारखाने जो स्थापित हुए, जो विनिर्माण इकाइयां स्थापित हो गई हैं, उसका कारण यही था कि यहाँ पे जो जमीन है वो सस्ती मिल रही थी, ठीक है। इसलिए वहां पे ज्यादा से ज्यादा उद्योग है वो स्थापित किए गए। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, सस्ती भूमि। जहां पे सस्ती भूमि मिलेगी उद्योग की स्थापना भी कहां पे की जाएगी, उसी स्थान पे की जाएगी। तो ये जो है ये फिजिकल फैक्टर है, कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और सस्ती भूमि।
अब जो आते हैं वो मानवीय कारक। ह्यूमन फैक्टर कौन कौन से कार्य करते हैं किसी उद्योग की स्थापना के लिए? सबसे पहले जो कारक है वो है परिवहन, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है। देखो कोई उद्योग स्थापित कर दिया यहां पे, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री स्थापित कर दी, उस इंडस्ट्री के लिए दो चीजें चाहिए होंगी। एक तो चाहिए कच्चा माल और एक चाहिए बाजार, ठीक है। तो कच्चा माल कहां पे मिलेगा? खेतों में, खेत के अंदर। ऐसा तो है नहीं कि किसी उद्योग के अंदर ही कच्चा माल मिल जाए, उस खेत से उद्योग के अंदर कच्चा माल लाना पड़ेगा और उसके लाने के लिए क्या चाहिए होगा? परिवहन के साधन चाहिए होंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो उत्पाद तैयार होगा इंडस्ट्रीज के अंदर, उसको बिक्री के लिए कहां ले जाकर जाना पड़ेगा? बाजार के अंदर। उसके लिए भी क्या चाहिए? परिवहन चाहिए। यानी कि एक उद्योग को कच्चा माल पहुंचाने और उसका तैयार माल बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का होना जरूरी है, ठीक है। तो कोई भी उद्योगपति उद्योग स्थापित करने से पहले ये देखेगा कि यहां तक कच्चा माल पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों का विकास हुआ है नहीं हुआ है, या जो उत्पाद हम तैयार करेंगे वो बाजार तक भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है वो है या नहीं है, वो चीजें देखेगा। अगर परिवहन के साधनों का विकास अच्छी प्रकार से हो चुका है उस क्षेत्र के अंदर तो वो वहां पे उद्योग स्थापित करेगा, नहीं तो उद्योग की स्थापना नहीं करेगा। जैसे मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में अधिकतर उद्योग है, अहमदाबाद में वो क्षेत्र क्यों ज्यादा विकसित है उद्योगों की दृष्टि से? कि वहां पे परिवहन, वहां पे जल परिवहन के माध्यम से, वायु परिवहन के माध्यम से, रेल परिवहन के माध्यम से, सड़क मार्गों के माध्यम से वो आपस में जुड़ा हुआ वो क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोर्ट का ज्यादा विकास हो चुका है, इसलिए वहां पे ज्यादा उद्योग स्थापित हो रहे। दिल्ली गुड़गांव वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ज्यादा उद्योग क्यों स्थापित है? क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जहां पे मिलेगा, जहां परिवहन के साधनों का विकास ज्यादा होगा, वहां पे उद्योग वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो संचार, कम्युनिकेशन जो होता है वो चाहिए होता है। वो किस लिए चाहिए होगा? कोई उद्योग है, उसके अंदर उत्पाद तैयार किया है, एक कोई भी प्रोडक्ट है वो तैयार हुआ उसके अंदर, वो प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो एक उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा? वो उस कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि एक उद्योग के अंदर एक नई बाइक आई है, ठीक है, या नया मोबाइल फोन आया है और उसमें ये क्वालिटियां हैं, कैसे पता चलेगा? वो चलेगा, वो संचार के माध्यमों के द्वारा होगा कि वो कंपनी है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो अपनी एड निकालेगी, एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन निकालेगी। विज्ञापन कहां पे निकाले? विज्ञापन या तो रेडियो में या टेलीविजन में या न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर या इंटरनेट या अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क है, उनके अंदर जो भी संचार के माध्यम उनके अंदर वो विज्ञापन निकालेगी और वो विज्ञापन फिर उपभोक्ता तक पहुंचेंगे और उपभोक्ता तक पहुंचने के पश्चात उपभोक्ता उसकी क्वालिटी को देखेंगे कि उसके अंदर ये चीजें हैं, ये उसके अलग अलग फीचर हैं, और उन फीचर्स को देखकर वो क्या करेगा? उस कंपनी का उत्पाद है वो खरीद देगा, एक प्रकार से उसके लालच में आ जाएगा और वो उस चीज को खरीदेगा, ठीक है। यानी कि किसी भी उद्योग के लिए एक तो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए संचार के माध्यमों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अपना उत्पाद बेचने के लिए जो उसके विज्ञापन होते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, उसका प्रचार प्रसार करना होता है, उसके लिए भी संचार के माध्यमों का होना आवश्यक है। तो जहां पे संचार के माध्यम उपलब्ध होंगे आसपास के क्षेत्र में, उस क्षेत्र के अंदर उस उद्योग को स्थापित किया जाएगा या उस उद्योग की स्थिति को वो प्रभावित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बैंकिंग है। बैंकिंग फैसिलिटी जो होती है, बैंकिंग की जो सुविधाएं होती हैं, बैंकिंग फैसिलिटी क्यों चाहिए? एक तो उद्योगपति के लिए मान लेते हैं कोई समय ऐसा है कि जब उसके प्रोडक्ट बिक न पा रहे हो तो उसको पूंजी की आवश्यकता, तो वो आसानी से उसको लोन उपलब्ध हो, ठीक है, ऋण उपलब्ध हो, वो चीजें। इसके अतिरिक्त जो कंपनी के अंदर जो लेबर काम कर रही होती है, जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा तो है नहीं मान लेते किसी कंपनी के अंदर 2-2, 4-4, 5-5, 20-20 हजार, 1-1 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको वेतन है वो नगद दिया जाए, ऐसा तो संभव नहीं है।
मान लेते हैं किसी इंडस्ट्रीज के अंदर 1 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनको नगद वेतन देने लग गया तो उसका 1 महीना 2 महीना तो ऐसे वेतन बांटने में लग जाएगा। ठीक है, तो उस झंझट से मुक्ति पाने के लिए क्या है कि वो बैंकों में उन कर्मचारियों का खाता खोल देते हैं। ठीक है, जो अकाउंट उसका अंदर खोल लेंगे बैंक के अंदर, उस अकाउंट के अंदर एक क्लिक के माध्यम से सभी कर्मचारियों का वेतन है वो उपलब्ध हो जाएगा और वो जो कर्मचारी है वो वेतन अपना बैंकिंग माध्यम से वो आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कच्चा माल मान लेते किसान से कोई चीज खरीद रही है कंपनी, तो उसके पैसे का भुगतान करना है, पैसे का भुगतान कहां से करेगा, बैंकिंग माध्यम से कर देगा वो। ठीक है, तो बैंकिंग माध्यम किस लिए, एक तो कंपनी को ऋण उपलब्ध हो आसानी से, इसके अतिरिक्त कर्मचारियों का वेतन वगैरह है वो आसानी से उपलब्ध कराया जा सके, उसके लिए बैंकिंग सुविधाएं जहां पे ज्यादा विकसित होंगी उस क्षेत्र के अंदर विनिर्माण उद्योग स्थापित किए जाएंगे या विनिर्माण उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने का कार्य करेगा। एक जो होता बाजार, कोई भी एक इंडस्ट्रीज है उसके अंदर कच्चा माल आ गया, उत्पाद तैयार हो गया, तो उत्पाद ऐसा तो है नहीं कि कंपनी ने अपने खुद के पास स्टॉक रखने के लिए उसको उत्पादन किया है, कोई चीज तैयार की है, उसको कहां पे लेके जाए, उसको मार्केट के अंदर लेके जाना है। ठीक है, और मार्केट नजदीक नहीं मिले, मान लेते हैं कि यहाँ पे चरखी दादरी के अंदर कोई चीज तैयार हो गई और उसको लेकर जाया जाए कहां पे, मुंबई के अंदर, तो मुंबई तक लेके जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जो खर्च है, परिवहन की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। उसको जो चरखी दादरी में जो उद्योग स्थापित हुआ है उसको आसपास के क्षेत्र के अंदर ही मार्केट चाहिए, तभी उसको बचत होगी। ठीक है, तो उद्योग कैसे स्थान पे स्थापित किया जाएगा, जहां पे बाजार की सुविधा उपलब्ध हो, जहां उस विनिर्माण इकाई का उत्पाद है वो आसानी से बेचा जा सके, उसी क्षेत्र के अंदर उद्योग है वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो सरकार की नीतियां, कि एक उद्योगपति ये देखेगा कि किस क्षेत्र में हम उद्योग आज स्थापित तो कर लेते हैं, लेकिन मान लेते हैं कभी ना कभी उस उद्योग के अंदर कोई संकट आ जाए या कोई ऐसी दुविधा की स्थिति पैदा हो जाए, तो सरकार हमारे साथ खड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार हमारा जो आज इतने रुपए लगाकर उद्योग स्थापित कर रहे हैं और कल को वो सरकार है वो यही कह दे कि यहाँ से उद्योग उखाड़ लो, तो हमारी जो पूंजी है वो तो डूब जाएगी। तो ये देखेगी सरकार कि वो उद्योगपति ये देखेगा कि जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उद्योगों के प्रति वो किस प्रकार की हैं, वो हमारे लिए लाभदायी हैं या हानिकारक है, उनको ध्यान में रखते हुए वो देखेगा कि यहाँ पे उद्योग स्थापित करना है या नहीं करना है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो लास्ट है, वो सब चीजों के लिए चाहिए ही होती है, जो कैपिटल जो होती है, पूंजी जो होती है, किसी भी चीज के लिए, कच्चा माल खरीदना है उसके लिए उद्योगपति को पैसा चाहिए, शक्ति के साधन खरीदने उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, जल की उपलब्धता है उसके लिए पैसा चाहिए, अनुकूल जलवायु है, हो सकता है कहीं पे अनुकूल जलवायु न हो तो वहां पे अनुकूल जलवायु तैयार करनी पड़ेगी उसके लिए, सस्ती भूमि, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में जमीन मिल जाएगी, सस्ती का मतलब है कुछ पैसे कम लग सकते हैं लेकिन पूंजी तो लगेगी, पैसा चाहिए, परिवहन के साधनों के लिए, संचार, बैंकिंग, बाजार, सब चीजों के लिए पैसा चाहिए वो। ठीक है, तो उद्योगपति या कोई भी क्षेत्र ऐसा जहां पे उद्योग स्थापित कर रहे हैं वहां पे क्या देखेंगे, वहां पे जो पूंजी है या नहीं है। पूंजी है का मतलब ये नहीं कि वैसे हमें पड़ी मिलेगी पूंजी, पूंजी का मतलब है कि पूंजीपति लोग वहां पे रहते हैं नहीं रहते। ठीक है, पूंजीपति लोग ही तो उद्योग स्थापित कर रहे हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली का आसपास जो एनसीआर का क्षेत्र है वहां पे पूंजीपति लोगों का जमावड़ा है, इसलिए अधिकतर उद्योग यहीं पे स्थापित है। पूंजीपति वो अपनी पूंजी को लगाता है उद्योगों के अंदर। ठीक है, तो जिस क्षेत्र के अंदर पूंजीपति लोग मिलेंगे, जहां पे पूंजी का प्रवाह है वो ज्यादा होगा, उसी क्षेत्र के अंदर विनिर्माण उद्योग वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो औद्योगिक अवस्थिति के कारक, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है और ये +2 क्लास के अंदर भी आता है। औद्योगिक अवस्थिति के कारक कौन कौन से हैं 6 नंबर में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कारक हैं। अकेले आ जाए भौतिक कारक तो भौतिक कारक 5 है, अकेले आ जाए मानवीय कारक तो मानवीय कारक 6 है। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, एक तो विनिर्माण उद्योगों का क्या महत्व है और एक विनिर्माण उद्योग की अवस्थिति के क्या क्या कारक हैं। ठीक है, तो इनको बार बार रिपीट करें, इनका एग्जाम्पल जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो उदाहरण जो है वो जरूर देने हैं, प्रत्येक उसके अंदर एक उदाहरण दे देंगे पॉइंट के अंदर, तो आपके नंबर हैं जो वो है कटने वाले नहीं है। और एग्जाम्पल नहीं दोगे तब अगले के समझ में नहीं आएगी वो चीज कि कहना क्या चाहता है।
एग्जाम्पल से अच्छी प्रकार से उसके दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ बच्चा नॉलेज बहुत ज्यादा रख रहा है, ठीक है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा ज्ञान है, वो एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है और वो तुरंत उसको कैच कर जाता है और फिर उसका नंबर काटने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छी प्रकार से करना है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।